चलें जी, एक सवाल आ रहा है आपके पास आपकी स्क्रीन के ऊपर, और वो भी अभी ताज़ी अटैम्प्ट का। तो आई बिलीव कि अगर आप इस अटैम्प्ट में होते तो आप ये कर पाते। तो आपके पास इसको करने के लिए दिया जाता है 10 मिनट का समय। तो प्लीज़ आप कीजिएगा इसको और मुझे बताइएगा कि आपका आंसर क्या था। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने डिस्कस भी करना है और जर्नल एंट्रीज भी बनानी है। जल्दी से आपने डिस्कस भी करना है और जर्नल एंट्रीज भी बनानी है। कल 2.5 घंटे के लेक्चर अपलोड कर दिए उसने। अच्छा, मैंने तो उसको कहा था कि, पर खैर वो, हाँ पर वो उससे रिलेटेड नहीं है ये वाला, अगर तुमने नहीं भी किया ना। देख लेना ग्रेजुअली। हाँ वो कल देख सकते हो जानी, बिल्कुल देख सकते हो कल, मसला नहीं है। उससे रिलेटेड कोई भी यहाँ पे तफरी नहीं है अभी। सही है जानी। गुड हो गया जी। नहीं, डिस्कस करना है और एंट्री बनानी है। अच्छा, बेसिकली डिस्कशन इज़ वेरी इजी कि आप जो करने लगे हैं वो लिख दें। हाँ जी, टाइम बाउंड है ये, और टाइम के हिसाब से 10 मिनट है आपके पास सिर्फ इसके लिए। हाँ, आज पास पेपर, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट तो मुका चुके। कल से हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह IS 38। हाँ भाई, ये लोग कह रहे हैं रिकॉर्डिंग दे दें सर। IS 38
मैं करा देता हूँ, शफक मैं करा देता हूँ। मटीरियल राइट्स वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। IS1 आप क्या कहते हैं, लाइव या फिर रिकॉर्डेड? लाइव। IS1 रिकॉर्डिंग, अच्छा लाइव सर, ओके लाइव, डन। पर यू गाइज नीड टू प्रॉमिस कि फिर ये पार्टिसिपेशन चाहिए, खतरनाक वाली, डन। 0 से पढ़ाएंगे, पिछले से भी डबल अच्छा। और हम ये कह रहे, चलो अगर तुम लोग एग्री करते हो कि तुम अगर IS1 लाइव पढ़ना चाहते हो तो फिर हम उसको इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि नए नए तरीके के सवाल करेंगे जिसमें पूरा FAR2 होगा, सही है? तो जिसमें पूरा FAR2 रिवाइज भी हो जाएगा। चलें ये कर लेते हैं। हाँ जी, लिख लिया ये। शफक कह रही है सर डन हो गया। चलो जी, अब अगर इसको हम रीड करें, वैल्यू लिमिटेड इज अ वाटर प्यूरिफिकेशन कंपनी दैट प्रोवाइड्स हार्डवेयर फॉर वाटर ट्रीटमेंट इंस्टॉलेशन सर्विसेज। अच्छा, दो चीज़ें हो गई, एक तो हार्डवेयर प्रोवाइड करते हैं और इंस्टॉलेशन सर्विसेज। VL ऑल्सो प्रोवाइड होस्टिंग सर्विसेज फॉर वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, यानी वो होस्टिंग सर्विसेज बेहतर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कैमरा लगाते हैं ना, तो कैमरा मोबाइल में दिख रहा होता है कि भाई कौन सी एक्टिविटी क्या परफॉर्म हो रही है, दिस इज कॉल्ड होस्टिंग, सही, ताकि वो लाइव ऑपरेट कर सके उसको। आगे, अलाउिंग कस्टमर टू मैनेज वाटर क्वालिटी फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो वो कह रहे हैं भाई कहीं भी होगा तो वहाँ से वो क्वालिटी मैनेज हो सकती है कि सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी बना के दी है, पर अगेन उसके लिए होस्टिंग देनी होती है। अच्छा, 3 तरीके की सर्विस हो गई। अब आपने इसमें ये देखना होगा कि क्या ये बंडल्ड है या नहीं है, वो डिपेंड करता है कि अभी हालात वाक़या क्या कहते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 30 जून 2024, ईयर एंड आपका ये आ गया, VL एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो हमने पहला रखा हुआ है सामने। ऑन Feb 1, 2024, यानी इसी साल, VL entered into a contract with Epsilon Water for a total contract price of 10.5 million। सर क्या ये कह सकते हैं ये ट्रांजैक्शन प्राइस हो गई? चलें जी, वेरी गुड। Which was paid immediately. Under the contract, VL will provide the specified hardware। अब कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या छुपी हुई होती है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। अच्छा भाई, वो कह रहा है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में एक हार्डवेयर देना है, इंस्टॉलेशन सर्विसेज देनी है, होस्टिंग सर्विसेज देनी है, तो कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दिखती हैं? अच्छा, बट देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि 2 मिक्स हो जाएं, पर वो देखते हैं आगे कि मिक्स है या नहीं है। द स्टैंड अलोन प्राइसेस ऑफ हार्डवेयर इंस्टॉलेशन सर्विस होस्टिंग अलग अलग बताई हुई हैं, 10 million, 2 million, 1 million respectively. Each element of the package can be purchased independently without affecting the performance of any other element। क्या interdependent है या नहीं है? हाँ, इंटरडिपेंडेंट नहीं है, पक्की बात है। ऑनलाइन वालों क्या ख्याल है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या ये इंटरडिपेंडेंट है या नहीं है, ये बताना है आप लोगों ने मुझे। नहीं है तो मतलब इंटरडिपेंडेंट नहीं है, तो ऑल द गुड्स इन द कॉन्ट्रैक्ट आर डिस्टिंक्ट। ओके गुड, ये बात समझ आती है। आगे, VL रेगुलरली सेल ईच एलिमेंट सेपरेटली and generally does not integrate the goods and services into a single solution, यानी वो अलग अलग बिकता है, कोई बंदा कहीं से भी इंस्टॉलेशन करा सकता है, आपको होशियारी की कोई नीड नहीं थी। VL delivered the hardware on March 1, 2024, completed installation on April 1, 2024। अच्छा मुझे बताओ कि हार्डवेयर का रेवेन्यू कब बुक होगा? 1 मार्च को, और इंस्टॉलेशन का? ओके, द होस्टिंग सर्विसेज आर टू बी प्रोवाइडेड ओवर 1 ईयर, तो क्या ये ओवर द पीरियड है? पक्की बात है कि सामने वाला साइमल्टेनियस इसके बेनिफिट
रिसीव कर रहा है। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं दिस कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, दैट इज हार्डवेयर, इंस्टॉलेशन सर्विसेज एंड होस्टिंग सर्विसेज। ऐसा ही है भाई। ऑल दी obligations in the contract are distinct as customer can obtain benefits from these on its own। ये लिखा है ना, जो भी है वो बयान कर दिया कि मैं क्यों कहना चाह रहा हूं कि ये अलग है। और कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ है? ऑन 1st Feb 2024, the amount received will be recognized as contract liability। ऐसा है। तो आपने क्या किया, आपने जो भी बातें की थी आपने वो लिख दी कि भाई ये होना चाहिए, कि वही तो है कि आप पूरा बयान कर रहे हो। तो आपने यहां पे एक एंट्री बनाई होगी भाईजान, कैश डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 10.5 मिलियन से। ये आपने कहा सर 1 Feb 2024 को एंट्री बनाई है। ओके, आप कहेंगे दिस ट्रांजैक्शन प्राइस विल बी एलोकेटेड टू the above mentioned performance obligations on the basis of standalone market prices। ऐसा ही है। तो अच्छा, अब जब आपने ये लिख दिया तो वो नीचे कार्रवाई करके बता दें कि किस तरीके से आपने किया है। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं यहाँ पे स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस लिखूं तो आप कहेंगे सर ये आ गया यहाँ पे हार्डवेयर, इंस्टॉलेशन और होस्टिंग सर्विस। अच्छा, अगर इफ यू टॉक अबाउट हार्डवेयर तो उसकी स्टैंड लोन मार्केट प्राइस कितनी दी हुई है? आपने कहा सर 10, 2 और 1, टोटल कितना हो गया? 13 हो गया। और ट्रांजैक्शन प्राइस 10.5। हम डायरेक्टली एलोकेटेड निकाल लेते हैं ताकि लंबी नहीं हो। 8 पॉइंट और ये 0.8। तो आपने कहा ये हमारे पास जो टोटल आ गया वो आ गया 10.5। ओके, फिर हमने कहा on 1st March 2024, company will record a revenue relating to hardware as performance obligation has been settled। सिंपल, देखो जो करते जा रहे हो वो लिखते जा रहे हो, ये तो बयान करना है बस। और इसमें क्या कोई मतलब डिस्कशन में मुश्किल है? जो है बस वो लिख दें, ख़त्म। आगे तो हमने कहा कि भाईजान इसके अंदर 1 मार्च को आपने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू रिलेटिंग टू हार्डवेयर हो गया क्रेडिट 8.08। अच्छा, इसमें हमने अंग्रेजी में एक चीज़ नहीं लिखी है, वो आपने लिखनी है लाजमी। 8.08। हाँ कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई की 3 है, डिस्टिंक्ट हैं, वो सब टकाटक बता के। इसी के तो नंबर है, क्योंकि किसी बच्चे ने अगर एग्जाम में सिर्फ एंट्रीज बनाई होंगी ना उसको नंबर नहीं मिले होंगे। तो अब्दुल्ला तुमने क्या किया था? लिखा था।
अच्छा ऑनलाइन वालों कोई ऐसा जिसने ऐसा ही आता ही नहीं था, अब समझ आ गया है, चलो जी गुड गुड है चलो। अच्छा ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ कि क्या लॉजिकली क्लियर है ये कि हाउ द इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी फ्लो इन द एग्जाम, कि आपने स्टेप बाय स्टेप बताने के जो करते जा रहे हो। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ हमने मिस की है, वो लिखना लाजमी है, रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय रिवर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। अच्छा सर सारी वर्किंग करके वी कैन शो एक्सप्लेनेशन इन द एंड राइट, नो, एज एंड व्हेन यू आर डूइंग कैलकुलेशन उसकी एक्सप्लेनेशन, कि सबसे पहले ऐसे ही किया नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि पहले आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आइडेंटिफाई किए हैं, चलिए खैर मार्क्स तो वैसे भी मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है, बट एक सीक्वेंस है ना कि देयर आर 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ऑल आर डिस्टिंक्ट बिकॉज द कस्टमर कैन ऑब्टेन बेनिफिट ऑन इट्स ओन एंड नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। फिर आपने बोला एक ट्रांजैक्शन प्राइस है, ऑन द रिसीट ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस नो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैज बीन सेटल्ड, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक होगी एंड सो ऑन। तो आप फ्लो में लेके चल रहे हो उसको, यानी इसको बता दो ये हुआ ये हुआ ये हुआ, क्लियर है। अच्छा ये कौन सी डेट पे हो रहा है भाई, 1 मार्च, फर्स्ट मार्च 2024। चलें अब आगे आप ये बताएंगे मुझे कि सर ऑन 1 मार्च, अब दूसरा कौन सा है, ऑन 1 अप्रैल 2024 कंपनी विल रिकॉर्ड अ रेवेन्यू relating to installation services by reversing contract liability। हमने इसी में कवर कर लिया उसको, तो हमने कहा नहीं पहले ये आ गया ना, हम अभी पहले कहाँ तक पहुँचे हैं, अप्रैल तक, अप्रैल 2024 में। तो आपने कहा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू ऑफ इंस्टॉलेशन सर्विसेज क्रेडिट कितने से, ये आ गया जी। अच्छा इसके बाद फिर आप बताएंगे रेवेन्यू रिलेटेड टू होस्टिंग सर्विसेज will be recorded over time as customer obtains benefits of hosting simultaneously as and when the company perform its obligation, as customer can use hosting services from anywhere in the world। भाई सीधी सी बात है, आप उसको ओवर द पीरियड क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, क्योंकि जैसी बात है वो साइमल्टेनियसली उसके बेनिफिट्स कंज्यूम करते जा रहा है, तो वो कहीं से भी ऑपरेट कर रहा है ना, तो वो साइमल्टेनियसली रिसीव कर रहा है, तो इस बात को जस्टिफाई कर दिया। तो कितने महीनों का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, 3 महीनों का। तो आप यहाँ पे देख लेते ना, आपको आपने जब होस्टिंग सर्विसेज उसको दी हैं, सही है जी, तो जाहिर सी बात है आपने उसको प्यूरिफिकेशन वगैरह अलाउ करके दिया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं वो कहता क्या है, हार्डवेयर ऑन March 24 completed installation, the hosting services are to be provided over 1 year starting from April 1। और लॉजिकल बात भी है अप्रैल से, इसलिए क्योंकि जब तक आपने उसको इंस्टॉल नहीं करके दिया होगा तो होस्टिंग किस चीज़ की होगी, ऐसे ना खाली मोबाइल तो नहीं दिखेगा ना, कुछ डलेगा उसमें तो करेगा ना। तो खैर अप्रैल मई और जून, तो अमाउंट कितनी निकाली थी 0.8, तो इसके पैसे कहाँ गए, वो तो ऑलरेडी आ चुके थे ना। अब तो आप सिर्फ लायबिलिटी को रिवर्स करके होस्टिंग रेवेन्यू बुक कर रहे हो, और वो अमाउंट आ रही है आपके पास 0.8 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, कितना आता है 0.2।
हाँ जी, सही हो गया था। चलें एक और प्रश्न करते हैं। इस ही का कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2। बच्चों पहला वाला सही हो गया तो ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ। हाँ जी, शफक, महा, हमजा। चलें, वेरी गुड, गुड यार। चलें आगे करें। बेहतरीन बेहतरीन, आगे करें। हाँ भाई, ये सेल ऑन रिटर्न वाला है।
डन। ओके जी, तो मुझे ये बताएं कि आपने इस वाले सवाल के अंदर ये कहा कि आपने 1 जून को यानी जस्ट बिफोर 1 मंथ ऑफ द ईयर एंड गुड सप्लाई किए हैं, वो भी कितने 400 यूनिट्स और 25,000 रुपये पर यूनिट की प्राइस, और आपने पैसे एडवांस में ले लिए। क्या आप लोगों ने इसका रेवेन्यू 100% बुक किया होगा या उतना जितना एक्सपेक्टेड है कि वापस नहीं आएगा? वेरी गुड। तो आपने कैश डेबिट करके रेवेन्यू क्रेडिट करके कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया होगा, क्योंकि इस एक्सपेक्टेशन में कि यू नीड टू रीपे द अमाउंट। ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ तक तो सही किया हमने। फिर आपने जब इन्वेंट्री को आउट किया होगा तो क्या पूरी COGS बुक की होगी या राइट ऑफ रिटर्न एसेट? तो अप टू द एक्सटेंट ऑफ 5%। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं यहाँ पे वर्किंग के लिए कि आप यहाँ पे अगर 400 का 5% लें 20, तो आपने कहा ये आ गया होगा 380। तो हमने कहा इन यूनिट्स का रेवेन्यू टू बी बुक्ड है, क्योंकि एंटिसिपेशन ये है ना कि 5% ऑफ यूनिट्स विल बी रिटर्न, तो ये प्रोजेक्टेबल है, हमें पता है। तो हमने कहा कि सर मैंने यहाँ पे जो कैश लेके आया हूँ अपने पास, वो कितना लेके आया हूँगा? सर आपको 25,000 पर यूनिट इंटू 400 कितना आता है? 10 मिलियन। तो हमसे भी ये लिख देते 10 मिलियन, सही है। अच्छा, फिर आपने कहा कि सर मैं यहाँ पे सेल्स स्लैश रेवेन्यू बुक करूँ, तो मैं बोलूँगा 380 इंटू 25,000 कितना आता है? और आपके पास कितनी? तो आपने ये 20 यूनिट्स इंटू 0.5 इंटू 25,000। अच्छा, इसकी अंग्रेजी ये होगी, सिंस द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स a clause relating to return of goods, sales should only be recorded for the goods that are not expected to be returned, and the excess amount that has been received will be recognized as a contract liability। यही किया हमने कि कॉन्ट्रैक्ट के इंक्लूड जो है क्लॉज है ना, सही है जी। ये हिसाब किताब यानी जो भी तुमने किया वो बयान करना है। अच्छा भाई आगे, फिर आपने मेरे ख्याल से इन्वेंट्री को कर देना है क्रेडिट, और पर यूनिट की प्राइस कितनी है? 18,000। तो आपने 18,000 यूनिट्स को 400 यूनिट से 18,000 की प्राइस को 400 यूनिट से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 7.2 मिलियन। एंड इन COGS विल बी चार्जिंग 380 इंटू 18,000। राइट ऑफ रिटर्न एसेट 0.36 मिलियन। तो आपके पास राइट ऑफ रिटर्न एसेट आ गया। क्लैरिटी है? अच्छा भाई, इसके लिए आप लिखेंगे कि सिंस the 5% of goods are expected to be returned, यहां पे लिख लेते हैं, since 5% of goods are expected to be returned, the company should not record
cost of goods sold for these goods. Instead, record right of return asset. राइट ऑफ रिटर्न एसेट जो हमने किया वो हमने बता दिया। अच्छा, अब मुझे बताओ सब्सिक्वेंटली क्या हुआ है मेरे बच्चों यहां पे कि ऑन 30 जून एक्चुअल गुड्स रिटर्न आर 25 और हमने क्या कहा है वॉज रिफंडेड इन फुल। तो हम अब यहां पे कहेंगे सिंस ऑन 30th जून 2024 actual goods returned were 25 units, that was in excess of the estimate। यही है, सिंस 30 जून पे जो एक्चुअल गुड्स रिटर्न हुए हैं वो 25 यूनिट्स हैं, दैट वाज इन एक्सेस ऑफ एस्टिमेट। कंपनी शुड रिवर्स the sales of 5 units and also reverse the contract liability and pay the total amount of refund। ऐसा ही है ना कि कंपनी सेल्स भी रिवर्स करेगी 5 यूनिट की और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जो पहले बुक की हुई थी वो भी रिवर्स करेगी और पैसे पूरे दे देगी। तो हमने ये कहा कि भाई सबसे पहले तो आप कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को कटाएं, सेल्स को भी कटाएं, तो ये 0.5 है। अच्छा, और सेल्स हमने कितने यूनिट्स की कटानी है? 25,000 की है, 0.125 और वो कह रहा है कैश ले गया वो 0.625। एग्रीड? ओके जी। और फिर हमारे पास जो राइट ऑफ रिटर्न एसेट है, सही है जी, वो भी रिवर्स होगा। तो आपने कहा सर राइट ऑफ रिटर्न एसेट आपने बुक कितने का किया था? 0.36 का। ये तो आपने कहा मुझे पता था वापस आएगा, पर भाईजान आपने COGS भी ज़्यादा बुक की हुई है और वो 5 यूनिट्स इंटू 18,000 0.09 है। ओके जी, तो हमने कहा ये आ गया 0.09 और आपने कहा कि भाई इन्वेंट्री में 18,000 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 90,000 आता है। तो वो मिलियंस में कितना होता है? 0.9 तो 9 लाख हो गया ना। तो ये कितना हो गया जानी? 0.45। ऐसा ही है भाई। तो ये हो जाता है आप लोगों से। ये है। बाकी एक सवाल मैं आपको लगा के दे देता हूँ, मतलब बड़ा इजी है, वो आपने सिर्फ इसमें ये देखना था कि एज पर IFRS 15 ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करना है या पॉइंट इन टाइम। तो ये प्लीज़ कृपा करके आप ये कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ा इसमें सिर्फ हमने ये पहली क्लास में जो मैं कराता हूँ ये वो गेम है इसके अंदर, तो वो ईजीली हो जाएगा। सही है। और मैं ये आपको इसका सल्यूशन भी चिपका देता हूँ ताकि आपको कोई दुश्वारी का सामना ना हो। बस मतलब इसके अलावा यही बाकी है। तो आपके ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो आगे चलती रहेगी, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो ये कि इसके देख लीजिएगा, कोई सवाल में किसी कन्फ्यूजन हो मुझे बता दिएगा, मैं वीडियो दे दूंगा। और अदरवाइज ये हाफिज़। कल IS1 नहीं, कल इंशाल्लाह हम करेंगे इंटेंजिबल डन।